एक तरफ सेहत को बचाने की तैयारी तो दूसरी तरफ महंगी होगी रेल की सवारी। आज बाजार की चाल रही सुस्त तो कल बिखरेगा जस्टिन बीबर का जादू। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ढेर सारी खबरें लेकर शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रेल सफर महंगा करने की तैयारी, सरकार ने बनाए 5 फॉर्मूले। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आदि गोदरेज ने बेटी निसाबा को सौंपी विरासत, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का बनाया चेयरमैन। जंक फूड पर होगी सख्ती, बढ़ सकता है टैक्स, बच्चों के चैनल पर विज्ञापन भी हो सकते हैं बंद। एनपीए को लेकर आईडीबीआई बैंक पर आरबीआई का एक्शन, नए ब्रांच खोलने और डिविडेंड जारी करने पर लगाई रोक। बाजार में छाई सुस्ती, मामूली तेजी के साथ बंद। उधर एस चांद की लिस्टिंग ने भी किया निराश। जल्द मिलेगा सरकारी कंपनियों में पैसा लगाने का एक और मौका। ईटीएफ के लिए 25 सरकारी कंपनियां शॉर्टलिस्ट। सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव। आरोपों से घिरी आपने चलाया ईवीएम तीर, दिल्ली विधानसभा में दिखाया ईवीएम से छेड़छाड़ का डेमो। चुनाव आयोग ने दिया जवाब, ईसी के ईवीएम में नहीं हो सकती कोई गड़बड़ी। जस्टिन बीबर के शो की तैयारियां अंतिम चरण में, कल डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा 1.5 घंटे का शो। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट खबर की। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के मैनेजमेंट में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 17 साल तक कंपनी की अगुवाई करने के बाद 75 साल के आदि गोदरेज चेयरमैन एमेरिटस बन गए हैं। अब ग्रुप की कमान संभालेंगी उनकी बेटी निसाबा। 39 साल की निसाबा इतने बड़े आकार की कंपनी संभालने वाली सबसे युवा महिला होंगी। आदि गोदरेज की बेटी निसाबा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर नजर आएंगी। निसाबा फिलहाल कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। निसाबा आदि गोदरेज के 3 बच्चों में दूसरी संतान है। उनकी सबसे बड़ी बेटी तान्या दुबाश गोदरेज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ ब्रांड ऑफिसर हैं, जबकि बेटे फिरोज शाह गोदरेज सबसे छोटे हैं और गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। हालांकि आदि गोदरेज जीसीपीएल बोर्ड में चेयरमैन एमेरिटस के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आदि गोदरेज ने कहा है कि जीसीपीएल की फाउंडेशन काफी मजबूत है। ये नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए एक अच्छा समय है, जो नए दौर की ग्रोथ में कंपनी की अगुवाई करेगा। The next gen in our company now has been working in the group for many years. They've done very well, especially in strategic thinking, etc. And clearly, I think one of the very important things for family businesses is to plan succession well, whether it is family-based succession or non-family-based professionals. We have many non-family professionals heading our companies. गोदरेज ग्रुप कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, अप्लायंसेस और एग्रीकल्चर सहित कई सेक्टर्स में मौजूद है। पिछले 1 दशक में निसाबा ने जीसीपीएल की स्ट्रेटजी और ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई है और जीसीपीएल बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर 2011 से बनी हुई हैं। निसाबा ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द वॉटन स्कूल से स्नातक और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस की डिग्री पूरी की है। That is a very important thing in family business planning. Succession planning is very, very important. And yes, I think they all have been working for many years and very successfully and added tremendous value. And I'm always a great believer that the younger generation in India will do very well. कंपनी के 2007 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट लीफ फ्रॉग के पीछे निसाबा की अहम भूमिका रही थी, जिससे गोदरेज ग्रुप की ग्रोथ को रफ्तार मिली। इसी दौरान जीसीपीएल का मार्केट कैप 20 गुना बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए से 66,000 करोड़ रुपए हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपकी जेब से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की बात। आने वाले दिनों में रेल किराया बढ़ सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने किराया बढ़ाने के लिए 5 प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु को फैसला लेना है। इन सुझावों पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, यात्री किराया बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने अब एक प्लान बनाया, तो किस तरीके से ये किराया बढ़ाने की योजना है?
देखिए, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने 5 बड़े प्लान तैयार किए हैं कि किस तरह से यात्री किराया बढ़ाया जाए। अगर हम प्लान नंबर 1 की बात करें तो उसमें यह सुझाया गया है कि जो हर महीने यात्री किराया 1% के हिसाब से बढ़ा दिया जाए। ऐसे में रेलवे सूत्रों का यह कहना है कि अगर ये फॉर्मूला अपनाया जाता है तो सीधे तौर पर एक भारी भरकम बोझ रेल यात्रियों की जेब पर नहीं पड़ेगा और वहीं रेलवे की आमदनी बढ़ जाएगी। अगर हम प्लान नंबर 2 की बात करें तो उसमें यह शामिल है कि फ्लेक्सी फेयर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अभी की बात करें तो फ्लेक्सी फेयर से रेलवे को 600 करोड़ रुपए तक की आमदनी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा आलोचना भी झेलनी पड़ी है, सीटें भी खाली जा रही है। तो रेलवे बोर्ड ये चाहता है कि फ्लेक्सी फेयर को खत्म करके सीधा 10% तक किराया बढ़ा दिया जाए, जो कि उनका प्लान नंबर 3 है। प्लान नंबर 3 के तहत यही है कि सभी श्रेणियों में यानी कि स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी तक सभी क्लासेस में एक साथ 10% किराया बढ़ा दिया जाए। और अगर ऐसा बढ़ाया जाता है, जो रेलवे की अभी आय है यात्री टिकट से 45,000 करोड़ रुपए, उसमें 4,000 करोड़ रुपए और शामिल हो जाएंगे। अगर हम प्लान नंबर 4 की बात करें तो उसमें यह सुझाया गया है कि जो सेकंड एसी क्लास है उसको छोड़ दिया जाए, स्लीपर, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी का किराया बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रेलवे की माने तो सेकंड क्लास से उसे काफी कम आमदनी होती है, क्योंकि उसमें सीटें काफी लिमिटेड होती हैं। प्लान नंबर 5 में यह है कि हर किलोमीटर के हिसाब से 1 पैसा रेलवे बढ़ाता जाए। इससे यात्री की जेब पर कोई सीधे तौर पर भारी असर नहीं पड़ेगा और रेलवे की आय भी बढ़ जाएगी। तो ये 5 बड़े प्लान रेलवे बोर्ड ने तैयार किए हैं और अब इसमें से रेल मंत्री सुरेश प्रभु को फैसला लेना है। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तैयारी है आगे किराया बढ़ाने की, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही रेलवे ने आप पर पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ वक्त में काफी बोझ डाला है। ट्रेन का सफर लगातार महंगा हुआ है। पिछले 2 साल में रेलवे में किराए से लेकर टिकट कैंसिलेशन का चार्ज काफी बढ़ा है। टिकट कैंसिल कराने का चार्ज 2 गुना कर दिया गया है। सेकंड एसी में चार्ज 30 रुपए था, पहले बढ़ाकर 60 किया गया। थर्ड एसी में 90 से बढ़ाकर 180 रुपए किया गया। साथ ही अब 5 से 12 साल तक के बच्चों की टिकट हाफ से फुल कर दी गई है। सुविधा ट्रेनों के नाम पर डायनामिक किराए कर दिए गए हैं। साथ ही दुरंतो राजधानी में फ्लैक्सी फेयर सिस्टम के जरिए यात्रियों पर बोझ बढ़ाया गया है। बच्चों की सेहत से जुड़ी एक अहम खबर। फसाई ने बच्चों को जंक फूड से बचाने के लिए जंग छेड़ दी है। फूड रेगुलेटर ने जंक फूड पर एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था और जिसने जंक फूड के प्रमोशन को रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। तो क्या है ये सुझाव, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, फसाई के एक्सपर्ट पैनल ने क्या सिफारिशें रखी हैं जंक फूड पर लगाम लगाने के लिए? जी, एफएसएसआई के एक्सपर्ट पैनल ने कई सारे सुझाव दिए हैं जिससे कि जो जंक फूड है उनके इस्तेमाल पर या उनके कंजप्शन पर किसी तरह की रोक लग सके या उनको किस तरह से डिस्करेज किया जा सके। कई सारे सुझाव दिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एडिशनल टैक्स लगाना जंक फूड पे, जिससे कि वे सारे आइटम जिनमें ज़्यादा सॉल्ट होता है या ज़्यादा शुगर होता है या ज़्यादा फैट होता है और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, उनको वो थोड़ी महंगी हो सके और ख़ासतौर पे बच्चों की जो पहुंच है उससे थोड़ी दूर हो सके। इसके अलावा सोशल मीडिया या टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उनका भी काफ़ी इंपैक्ट होता है, उसके लिए भी सुझाव दिए गए कि खासतौर पे बच्चों के चैनल्स या फिर वे कार्टून शोज़ या फिर ऐसे बच्चों के जो प्रोग्राम्स होते हैं उस दौरान कम से कम जंक फूड के एडवर्टीजमेंट ना दिखाए जाए। साथ ही जो सेलिब्रिटीज़ है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों की परचेजिंग जो बिहेवियर है उसके ऊपर। तो इसमें कहा गया है कि सेलिब्रिटीज़ को भी डिस्करेज करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें इंडोर्स ना करें। और कई देशों में मसलन टर्की में इस तरह का एक नियम है कि बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं उस दौरान जंक फूड का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। भारत में भी उसे लाने की बात कही गई है। इसके अलावा एक मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कही गई है जिससे कि पीरियडिकली ये देखा जा सके कि कितने बच्चा जो है वो कितना इंटेक ले रहा है जंक फूड का और उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो पैकेजिंग है उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि अगर पैकेजिंग में साफ चीज़ें रही हो कि कितनी कैलोरी है इस जंक फूड में, तो शायद जो है एक जज करने में आसानी होती है। तो इस रिकमेंडेशन में ये भी कहा गया है कि जो पैकेजिंग है उसमें ये साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि इस खाने के पदार्थ में कितनी कैलोरी है, उसमें कितना फैट है, कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है और उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा पूरी एक सीमा तय की गई है कि कितना एक जो बच्चा है उसको कितना फैट या शुगर या सॉल्ट जैसी चीजें लेनी चाहिए और उसका एक पूरी गाइडलाइन में काफी विस्तार तरीके से मेंशन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। बस अब देखना यह होगा कि ये जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं, सिफारिशें की गई, इन्हें अमली जामा कैसे पहनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। जियो की आमद का असर साफ तौर पर टेलीकॉम कंपनियों के नतीजों पर दिखने लगा है। भारतीय एयरटेल ने मार्च तिमाही में कमजोर नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मार्जिन पर भी खासा दबाव दिखा है। कंपनी का मुनाफा 504 करोड़ से घटकर 373 करोड़ रहा है, जबकि आय 23,336 करोड़ से गिरकर 21,935 करोड़ रुपए रही है। वहीं मार्जिन 36.7% से घटकर 35.8% रह गए हैं। आरबीआई ने भारी एनपीए से निपटने में नाकाम आईडीबीआई बैंक पर डंडा चलाया है। आरबीआई ने बैंक के खिलाफ पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन शुरू कर दिया है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे सीएनबीसी टीवी 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर लता वेंकटेश से। लता, आईडीबीआई बैंक पर रिजर्व बैंक ने यह एक्शन क्यों शुरू किया है और अब इसका बैंक पर क्या असर पड़ेगा? कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने अपने वेबसाइट पे एक टेबल लगा दिया था कि अगर कोई बैंक के एनपीएज 6% के ऊपर हो लेकिन 10% के नीचे हो तो उन्हें एक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 पे लाया जाएगा, और अगर नेट एनपीएज 10% से ज़्यादा हो लेकिन 12% से कम हो तो उन्हें रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में लाया जाएगा, और अगर एनपीएज 12% से ज़्यादा हो तो उन्हें थ्रेशोल्ड 3 में लाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे भी कंडीशंस थे, कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादातर ये कंसंट्रेशन एनपीएस पे था। अब हालांकि आईडीबीआई के एनपीएस 15% के आसपास हैं, उन्हें थ्रेशोल्ड 2 में लाया गया है, और इसके वजह से उन्हें थोड़े कंस्ट्रेंट्स होंगे, और कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें डिविडेंड डिविडेंड दे नहीं सकते। वैसे भी जब प्रॉफिट इतना कम है और लॉसेस भी है कई क्वार्टर्स में, डिविडेंड तो वो दे ही नहीं सकते, ब्रांच एक्सपेंशन कर नहीं सकते, और उन्हें हायर प्रोविजंस रखना पड़ेगा। वैसे भी अगर एनपीएज हैं तो प्रोविजंस रखने ही पड़ेंगे 65% ऑफ द लॉस कवर करने तक। इसके अलावा और भी सुपरवाइजरी कंडीशंस होते हैं जो अपने नॉर्मल कारोबार रिजर्व बैंक के कोई सुपरवाइजर को अपॉइंट किया जाएगा, उनके डिस्कशन उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, कितने रिस्की लोन्स ले सकते हैं या नहीं, हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स ले सकते हैं या नहीं, हर चीज़ जिसका एनपीएज और प्रॉफिट पर असर हो सकता है वो सब पर डिस्कशंस होता है, कितने जल्दी वो लोग रिकवरी करते हैं। तो ऑन अ मंथली बेसिस, वीकली बेसिस एक सुपरवाइजर के साथ उनका एक मीटिंग होता है जहां उन्हें गिव अप करना पड़ता है कि उन्होंने कितना रिकवर किया और कारोबार कैसे चल रहा है। तो ये मीनिंग है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का। आईडीबीआई तो एक कड़ा एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया लता इस पूरे डिटेल एनालिसिस के लिए। तो अब एनपीए पर सख्ती में आरबीआई किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगा। पहला उदाहरण आईडीबीआई बैंक के रूप में सामने है। चलिए यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद आरोपों से घिरी आपने चलाया ईवीएम तीर, और डिटेल्स देखिए आगे। बुलेटिन में बात करेंगे शेयर बाजार की। आज एक सीमित दायरे में ये दिन भर कारोबार करता रहा। दिन भर निफ्टी 30 पॉइंट के छोटे दायरे में ही रहा। बैंक शेयरों में थोड़ा दबाव था, लेकिन इंफ्रा आईटी मेटल शेयरों में थोड़ी खरीदारी भी नजर आई। निफ्टी 9,300 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 7 पॉइंट की मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। एस्ट्रांत की आज जो ठंडी लिस्टिंग हुई, 700 रुपए पर लिस्ट होने के बाद शेयर 670 रुपए के इशू प्राइस के भी नीचे फिसल गया। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली। कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला था। इसका इशू करीब 60 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एस्ट्रांत बुक पब्लिकेशन से जुड़ी कंपनी है। आईपीओ से पैसे से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज उतारने में करेगी। शेयर बाजार में कमाई का बड़ा मौका जल्द आने वाला है। सरकारी कंपनियों के पीएसयू ईटीएफ का दूसरा चरण आने वाला है। खास बात यह है कि इस बार पीएसयू ईटीएफ में 2-3 सरकारी बैंक भी शामिल होंगे। देखिए सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आम आदमी के लिए सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदने का एक और शानदार मौका आने वाला है पीएसयू ईटीएफ पार्ट 2। सीएनबीसी आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक इस ईटीएफ के जरिए 25 सरकारी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूत्र बताते हैं कि इस बार ईटीएफ में 2-3 बड़े बैंकों के शेयर होंगे। ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक हो सकते हैं। भारत सरकार की जहां जहां भी निवेश हैं
वो निवेश के अंश इसमें ETF में लाए जा सकते हैं। तकनीकी रूप से इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभी तो हम लोग इसमें प्रारंभिक आकलन कर रहे हैं। जब इसमें अंतिम निर्णय होगा तब आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। PSU ETF पार्ट 2 में सूटी के शेयर भी होंगे, यानी काउंटर पर ITC, L&T, एक्सिस बैंक के शेयर होंगे। इसके साथ ही पावर, ऑयल और गैस कंपनियों के शेयर PSU ETF में शामिल हो सकते हैं। दूसरे चरण में सरकार जो PSU ETF लाना चाहती है, उनमें वो कंपनियां भी शामिल होंगी जो पहले चरण के PSU ETF में शामिल थीं। हालांकि कंपनियों की लिस्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो जून के आखिर तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी और इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस ETF का काम ICICI प्रू म्यूचुअल फंड को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पहला PSU ETF 2014 में आया था। इस फंड ने निवेशकों को 3 साल में करीब 46% की कमाई कराई थी। 2014 के बाद FFO के जरिए इस फंड में निवेश के 2 और मौके आए। दोनों ही बार निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया। जाहिर है PSU ETF पार्ट 2 का निवेशक दिल खोलकर स्वागत करेंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। एक के बाद एक अपने ही लोगों के आरोपों से घिर रहे अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर लग गई है। आज इनकम टैक्स ने भी चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया है, लेकिन आरोपों का जवाब देने और बचाव करने के बजाय पार्टी EVM टेम्परिंग के मामले को तूल देने में लगी हुई है। ईंट का जवाब पत्थर से और आरोप का जवाब एक और आरोप से। चारों तरफ से आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी ने आज ये रणनीति अपनाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विधानसभा के भीतर डेमो कराया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह सीक्रेट कोड डालकर किसी एक उम्मीदवार को जिताया जा सकता है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी EVM दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। वो अपनी EVM देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। दिल्ली विधानसभा में EVM पर लंबी चर्चा हुई। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को निकाला भी गया, लेकिन पूर्व आप मंत्री कपिल मिश्रा के 2 करोड़ घूस लेने के आरोप पर अरविंद केजरीवाल चुप रहे। EVM पर आम आदमी पार्टी के खुलासे को विपक्षी पार्टियों ने ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। क्यों अरविंद केजरीवाल ने कैश में 2 करोड़ रुपए बाकायदा सत्येंद्र जैन उन्हीं के मंत्री से लिए, तो उस मामले को पूरी तरह से भटकाने का ये तरीका है। एक तो कि EVM की बात करने लगो। हर बार ये बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं। जब ये काम नहीं कर पाए तो LG गलत था, जब ये चुनाव हार गए तो EVM खराब है, जब सड़कें नहीं बन पा रही या डेंगू नहीं संभाल पा रहे तो MCD खराब है। सवाल के बदले सवाल के इस राजनीतिक बचाव ने चुनाव आयोग को नाराज किया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि ये डेमो प्रोटोटाइप EVM से किया गया है और अगर आम आदमी पार्टी को कुछ साबित करना है तो EVM हैकथॉन चैलेंज में आकर करे। इधर चंदे में हेरफेर के आरोप पर इनकम टैक्स ने भी आम आदमी पार्टी को नोटिस दिया है, तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने एक बार फिर से दोहराया कि चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले EVM की टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ संभव नहीं है। चलिए यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस साल भी जमकर बरसेंगे बादल और सोना उगलेंगे खेत। देखिए डिटेल्स इस ब्रेक के उस पार। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल भी बारिश सामान्य से ज्यादा हो सकती है। पिछले कुछ हफ्तों में अल नीनो का खतरा कम हुआ है, जिससे परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अच्छे मानसून से फसल अच्छी होगी और ग्रोथ में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 18 अप्रैल को जारी मौसम विभाग ने अपने पहले अनुमान में मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई थी। मौसम विभाग अपना अगला अनुमान जून के पहले हफ्ते में जारी करेगा। इस साल देश में बम्पर अनाज उत्पादन की उम्मीद है। सरकार ने अनाज उत्पादन के लिए तीसरा अनुमान जारी किया है, जिसमें गेहूं, दाल, सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन की बात कही गई है। तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक गेहूं का उत्पादन 9 करोड़ 74 लाख टन रह सकता है, जबकि धान का उत्पादन 10 करोड़ 91 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं सरसों का उत्पादन करीब 80 लाख टन और दलहन का उत्पादन 2 करोड़ 24 लाख टन रहने की संभावना है। कल यानी 10 मई को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर का मेगा शो होने जा रहा है। इधर फैंस बेताब हैं, लेकिन सस्पेंस का आलम यह है कि अभी तक ये भी साफ नहीं कि बीबर मुंबई पहुंचे हैं या नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं, तो कुछ का कहना है कि वो आज आधी रात को प्राइवेट चॉपर से मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। बीबर करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में भी हिस्सा लेंगे और वो दिल्ली, जयपुर और आगरा भी जाएंगे। बीबर ताजमहल देखना चाहते हैं।
और आवाज इतना में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।